नमस्ते किताबी जासूसों, नॉवेल एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम नॉवेल्स की कहानियों को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मसालेदार बॉलीवुड ट्विस्ट। रसीले प्लॉट, पागलपन भरी थ्योरीज और ढेर सारा मजा। अपने पॉपकॉर्न लाओ, सब्सक्राइब दबाओ और चलो कहानियों की रोलर कोस्टर राइड पर। कहानी शुरू होती है। अब अध्याय 36। क्या हम वास्तव में एक विला का नवीकरण कर रहे हैं या महल का? यदि इसे उनकी संतुष्टि के अनुसार बनाया जा सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा, यदि नहीं तो वह हमेशा अपनी अपेक्षाओं को समायोजित कर सकते हैं। क्या कपिल राठौर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ? आप 10 अरब रुपये से अधिक की बात कर रहे हैं। यह आवश्यकता थोड़ी कठिन है। यदि आप इसे हासिल नहीं कर सकते तो जितना संभव हो उतना करीब पहुंचने की कोशिश करें। अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया। कपिल राठौर को मूर्ख जैसा महसूस हुआ। उन्होंने कभी 10 अरब रुपये से अधिक की कीमत वाले विला के बारे में नहीं सुना था। क्या ये प्राचीन परिवार के महलों जैसा नहीं था? क्या अर्जुन मल्होत्रा को यकीन था कि वह एक विला बनाना चाहते हैं न कि महल? श्री मल्होत्रा, क्या आप मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं? 10 अरब रुपये का विला अत्यधिक शानदार है, कपिल राठौर ने कहा। अर्जुन मल्होत्रा ने शांति से जवाब दिया, ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। यदि आप इसे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, यदि नहीं तो इस विनिर्देश के जितना करीब हो सके उतना करें। वैसे भी मेरी केवल एक आवश्यकता है, मैं इसे अपनी शादी के लिए बना रहा हूँ। सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ गया। कपिल राठौर ने बार बार सिर हिलाया। वह अभी भी सदमे की स्थिति में था। 10 अरब रुपये से अधिक की कीमत वाला विशाल महल, सर्वोत्तम सामग्री और निर्माण का उपयोग करने पर भी इसे अविश्वसनीय रूप से बड़ा होना होगा। अर्जुन मल्होत्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी बुद्धिमत्ता चाहिए होगी। अर्जुन मल्होत्रा एक घर बनाने की बात कर रहे थे जिसमें बाहरी और आंतरिक सजावट शामिल थी। इस पर कई 100 मिलियन रुपए खर्च करना मुश्किल होगा। उन्होंने उदारता देखी थी लेकिन इस पैमाने पर नहीं। श्री मल्होत्रा, आप किस तरह का घर चाहते हैं? कपिल राठौर ने डरते हुए पूछा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर अर्जुन मल्होत्रा से पुष्टि करने की कोशिश की। क्या होगा अगर अर्जुन मल्होत्रा उनके साथ मजाक कर रहे हों? लेकिन अर्जुन मल्होत्रा का चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ विचार हैं लेकिन मैंने अभी तक विशिष्टताओं के बारे में नहीं सोचा है। मैं सभी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। मुझे अपनी पत्नी के साथ चर्चा करनी होगी और उनकी राय लेनी होगी। निजी संपत्ति कितनी बड़ी हो सकती है? आमतौर पर यह बहुत बड़ी नहीं होगी। हालांकि जब तक पैसा है तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। बस अच्छे संबंध बनाएं और सब कुछ हो सकता है। यदि हम इसे एक रिजॉर्ट की तरह बना रहे हैं तो वह मुश्किल हो सकता है। इसमें कई समस्याएं शामिल होंगी। हालांकि हम विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत कर सकते हैं। जब तक ये कुछ शहरों के विकास क्षेत्रों के साथ टकराव नहीं करता तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना पैसा एक साथ निकालने में सक्षम होने का मतलब है कि वह बड़े मालिकों में एक मालिक होगा। सभी विभागों को सम्मान देना चाहिए। एक शहर में अति धनवान व्यक्ति का होना बहुत मायने रखता है। 2 शीर्ष मालिकों का अपने अपने शहरों में प्रभाव अपने आप में बोलता है। कुछ देर चुप रहने के बाद कपिल राठौर ने कहा, हालांकि अगर आपके पास संबंध है श्री मल्होत्रा तो वे सब कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन मल्होत्रा समझ गए, जिसका मतलब था कि केवल पैसा ही काफी नहीं था, उन्हें संबंधों की भी जरूरत थी। ठीक है, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूंगा। अभी के लिए हम इस पर सहमत हैं। पैसा कोई समस्या नहीं है और हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अर्जुन मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। कपिल राठौर ने मुंह खोला लेकिन कुछ बोले नहीं। इस उदारता का कोई जवाब नहीं था। उन्हें कोई राय रखने का अधिकार नहीं था। वे पूरी तरह निश्चित थे कि अर्जुन मल्होत्रा एक धनी व्यक्ति थे। कुछ साल पहले अर्जुन बिना पलक झपकाए उनके परिवार की इमारतों में कई 100 मिलियन रुपए का निवेश कर सकते थे। इस तरह का साहस सामान्य धनी लोगों में नहीं होता था। अर्जुन मल्होत्रा अपनी शादी के घर के बारे में विशेष थे। उन्होंने कभी खरीदने पर विचार भी नहीं किया। कोई भी घर उनके लिए उपयुक्त नहीं था। चूंकि यह उनका घर था और पैसा कोई समस्या नहीं था तो यह ऐसा होना चाहिए जो उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को पसंद हो और जिसमें वे सहज महसूस करें। जब तक साक्षी गुप्ता को ये पसंद था और वे स्वयं और उनके परिवार को ये पसंद था तब तक सब ठीक था। इसके अलावा साक्षी गुप्ता के साथ इस मामले पर चर्चा करते समय वह उनके साथ जीवन बिताने की अपनी ईमानदारी भी दिखा सकते थे। इसी तरह वह उनकी प्रतिक्रिया से उनका रवैया भी समझ सकते थे। यह उनके रिश्ते को मजबूत करने का भी एक तरीका था। क्या महिलाएं सुरक्षा नहीं चाहती थीं? उन्होंने उनके सामने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो निस्संदेह सबसे बड़ी सुरक्षा थी। उन्हें हमेशा लगता था कि साक्षी गुप्ता किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वह पूछ नहीं सकते थे। यदि साक्षी गुप्ता को पता चले कि वह अपनी शादी के घर पर इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं और वह इसे जैसा चाहें वैसा डिजाइन कर सकती हैं तो क्या उनकी चिंताएं कम नहीं होंगी? श्री मल्होत्रा, मैं आपको अपने पिता का व्यवसाय कार्ड देता हूँ।
जब आप तैयार हों तो उनसे सीधे संपर्क करें। इतना बड़ा मामला मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कपिल राठौर ने अर्जुन मल्होत्रा को एक चमकदार सुनहरा व्यवसाय कार्ड सौंपा। कार्ड से ही मालिक की शान और शौकत का पता चलता था। ये वह कार्ड नहीं था जिसे वे किसी को भी दे सकते थे। कार्ड की कीमत ही हजारों में हो सकती थी। अर्जुन मल्होत्रा ने कार्ड लिया और हल्के से सिर हिलाया। उन्हें याद आया कि सिस्टम के भंडारण स्थान में भी ऐसा ही एक कार्ड था। निश्चित रूप से सिस्टम ने सबसे विचारशील व्यवस्था की थी, यहाँ तक कि इस विवरण में भी। पहले कपिल राठौर के पिता ने भी अर्जुन मल्होत्रा को एक कार्ड दिया था। कपिल को शायद चिंता थी कि अर्जुन ने पिछला कार्ड खो दिया होगा, इसलिए उन्होंने एक और दे दिया। अर्जुन मल्होत्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि वह सहयोग करना चाहते हैं और अभी केवल समय की बात थी। यदि वे अर्जुन मल्होत्रा के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर सके तो राठौर परिवार बहुत पैसा कमा सकता था। श्री मल्होत्रा, फिर मैं आपको और परेशान नहीं करता। अलविदा। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अलविदा। कपिल राठौर शायद एक मौजी व्यक्ति जैसे लगते थे, लेकिन वह मूर्ख नहीं थे। वे अर्जुन मल्होत्रा की पत्नी के आने से पहले विभिन्न विवरणों पर चर्चा करने का इंतजार नहीं करेंगे। धनी लोग शांति पसंद करते हैं। ऐसा करने से अर्जुन मल्होत्रा निश्चित रूप से नाखुश हो जाएंगे। इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। समुद्र तट संपदा की अच्छी प्रतिष्ठा थी। चूंकि अर्जुन मल्होत्रा ने 10 अरब रुपए की कीमत वाला शादी का घर बनाने का विचार व्यक्त किया था, कपिल को तुरंत अपने पिता से संपर्क करना था और आवश्यक तैयारियां करनी थी। साक्षी गुप्ता और प्रीति और आधा दिन खरीदारी कर रही थी, लेकिन साक्षी ने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं खरीदा था। इसके बजाय वह प्रीति के लिए चीजें खरीदती रही। पहले प्रीति हिचक रही थी, लेकिन कोई भी लड़की अधिक सुंदर बनने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती। बिना भुगतान किए अपनी पसंद की हर चीज खरीदने का एहसास बहुत अच्छा था। साक्षी गुप्ता के सांत्वनापूर्ण शब्दों के साथ प्रीति अय्यर के लिए विरोध करना और भी मुश्किल हो गया। दोनों काफी बेकाबू हो गई थीं। कपड़े खरीदने के बाद वे गहनों के लिए गईं और गहनों के बाद सौंदर्य प्रसाधन खरीदने गईं। यह स्पष्ट था कि प्रीति अय्यर को सुंदरता पसंद थी, लेकिन उनके पास मार्गदर्शन की कमी थी। साक्षी गुप्ता उन्हें कई उच्च स्तरीय सौंदर्य प्रसाधन खरीदने ले गईं और धीरे धीरे उन्हें मेकअप करना सिखाने की योजना बनाई। साक्षी गुप्ता जानती थी कि अर्जुन मल्होत्रा के पास बहुत पैसा था, इसलिए बचत करने की कोई जरूरत नहीं थी। पैसा खर्च करने के लिए ही होता है ना। अध्याय 37। उसकी घमंड को कैसे बनाए रखें। उसके पास इतना पैसा है, वह इस राशि की परवाह नहीं करेगा। 300 मिलियन। वह और प्रीति अय्यर चाहे कितनी भी फिजूल खर्ची करें, इसे खर्च नहीं कर सकती। 300 मिलियन। शायद अर्जुन मल्होत्रा की नजर में ये 300 रुपये से अलग नहीं है। साक्षी गुप्ता की प्रीति अय्यर के प्रति दयालुता वास्तव में अर्जुन मल्होत्रा पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश है। प्रीति अय्यर अर्जुन मल्होत्रा की बहन है, तो अगर वह उनकी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करती है तो क्या वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं है? भले ही वे केवल चचेरे भाई बहन हैं, फिर भी वे परिवार हैं। साक्षी गुप्ता देख सकती हैं कि अर्जुन मल्होत्रा बहुत भावुक व्यक्ति हैं। उनके चचेरे भाई बहनों के लिए भी वे उनके परिवार हैं। साक्षी गुप्ता ने प्रीति अय्यर से भी सुना कि उनका पूरा परिवार बहुत बड़ा नहीं है। उनके पास केवल कुछ रिश्तेदार हैं। करीब न होने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन मल्होत्रा की नानी के पक्ष में उनकी मां के 3 भाई बहन हैं, एक भाई और 2 बहनें, यानी परिवार में एकमात्र पुरुष रिश्तेदार निखिल मल्होत्रा हैं, अर्जुन के चाचा, जिनके एक बेटा और एक बेटी हैं, जो स्वाभाविक रूप से उनके करीबी रिश्तेदार हैं। इसलिए इस तरह के रिश्ते में भले ही अर्जुन मल्होत्रा पैसा न दें, साक्षी गुप्ता को अपनी जेब से पैसे देकर प्रीति अय्यर के लिए कुछ और कपड़े, मेकअप और ऐसी चीजें खरीदनी होंगी। बेशक अर्जुन मल्होत्रा का पैसा खर्च करने पर उसे कंजूसी करने की जरूरत नहीं होगी। प्रीति अय्यर को खुश रखना महत्वपूर्ण है। सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के बाद अगला नंबर था गहनों का। महिलाएं खरीदारी करते समय थकती नहीं हैं। वे समय और अर्जुन मल्होत्रा को भूल गई थीं, जो अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों महिलाएं गहनों के क्षेत्र में गईं और गहने चुनने लगीं। प्रीति अय्यर ने एक कंगन चुना जो उन्हें पसंद आया। वह बदलाव के लिए उत्साहित थी, लेकिन जैसे ही उन्हें कीमत पता चली वह तुरंत जाग गई और चाहे कुछ भी हो उसे लेने से मना कर दिया। वह पहले अपनी खरीदारी से वास्तव में खुश थी, लेकिन अब अचानक एहसास होने पर उन्हें पछतावा हुआ। अर्जुन मल्होत्रा अमीर है, लेकिन वह उनका पैसा है। अर्जुन मल्होत्रा उनके भाई हैं, लेकिन केवल चचेरा भाई, सगा भाई नहीं। अर्जुन मल्होत्रा उन्हें लाड प्यार कर सकते हैं, लेकिन वह इसमें खो नहीं सकती। भले ही अर्जुन मल्होत्रा को पैसे की परवाह न हो, वह अपनी अंतरात्मा को नहीं हरा सकती। अगर उनके माता पिता को पता चला तो वे निश्चित रूप से उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उनकी और उनके माता पिता की क्षमता इस शानदार जीवन शैली को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक बार जब विलासिता की आदत पड़ जाए तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। चाहे साक्षी गुप्ता ने कितना भी जोर दिया, प्रीति अय्यर ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने पहले ही 1 लाख रुपये से अधिक की चीजें खरीद ली थी, इसलिए साक्षी गुप्ता के लिए ये ज्यादा नहीं था।
लेकिन प्रीति अय्यर के लिए यह वास्तव में कुछ दबाव पैदा करता था। इसलिए जब प्रीति अय्यर खरीदने के लिए सहमत नहीं हुई तो और कोई खरीदारी नहीं हुई। दोनों महिलाएं अर्जुन मल्होत्रा से मिलने की तैयारी करने लगी, लेकिन रास्ते में प्रीति अय्यर ने साक्षी गुप्ता से पूछा, साक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरे भाई का रिश्ता वाकई खास है। साक्षी गुप्ता ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, तुम्हारा भाई और मैं, हमारा रिश्ता केवल रूममेट होने तक सीमित नहीं है, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। साक्षी गुप्ता ये सोच रही थी कि प्रीति अय्यर को सच्चाई बताएं कि वह और अर्जुन मल्होत्रा कानूनी रूप से शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें डर था कि अर्जुन मल्होत्रा नाराज हो सकते हैं। उन्हें उनकी परिस्थितियों पर भी विचार करना था। अगर अर्जुन मल्होत्रा ने अपने माता पिता को अपनी संपत्ति के बारे में पहले नहीं बताया तो अनुमान है कि वे उनके रिश्ते के लिए सहमत नहीं होंगे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति में समानता महत्वपूर्ण है। अगर दो लोग एक ही दुनिया से नहीं हैं तो उनके लिए एक साथ आना मुश्किल है और जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना कठिन है। अर्जुन मल्होत्रा के माता पिता की बात तो छोड़ ही दें, उनके अपने माता पिता भी शायद सहमत नहीं होंगे। माता पिता के रूप में कौन नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। उनके माता पिता गरीबों से नफरत करने और अमीरों से प्यार करने वाले नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से एक गरीब युवक को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे। अगर माता पिता शामिल हो गए तो क्या होगा अगर अर्जुन मल्होत्रा उनके साथ रहने के अपने फैसले में डगमगा गए। साक्षी गुप्ता को कुछ डर था। जितना अधिक उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन मल्होत्रा कितने उल्लेखनीय हैं, उतना ही उनका आत्मविश्वास कम होता गया, खासकर ये देखते हुए कि अब वह उन पर कितना निर्भर करती हैं। उन्हें खोने का और भी डर था। अगर दूसरी महिलाओं को पता चला कि अर्जुन मल्होत्रा कितने उत्कृष्ट हैं तो निश्चित रूप से कई लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। इससे साक्षी गुप्ता को संकट का एहसास हुआ, लेकिन भले ही साक्षी गुप्ता को अर्जुन मल्होत्रा को खोने की चिंता थी, उन्होंने अभी तक खुद को नहीं खोया था। आज उनके पास जो कुछ भी है वह उनकी मजबूत आत्मसम्मान की वजह से है। वह अर्जुन मल्होत्रा द्वारा दिए गए उपहार स्वीकार कर सकती थी, लेकिन वह उनका पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। वह पूरी तरह से अपने खर्चों को वहन करने में सक्षम थी, इसलिए उन्होंने आज अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं खरीदा। छोटी चीजों के लिए उन्होंने अपना पैसा इस्तेमाल किया, लेकिन वह अर्जुन मल्होत्रा को खोना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रीति अय्यर के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। उन्हें उम्मीद है कि जब उनके रिश्ते को उजागर करने का समय आएगा, प्रीति अय्यर, अर्जुन की बहन, उन्हें पसंद करेगी। अगर अर्जुन मल्होत्रा के माता पिता उन्हें पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं तो प्रीति अय्यर हमेशा उनकी मदद कर सकती हैं। सबसे अच्छे दोस्त, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से दोस्ताना है। प्रीति अय्यर के चेहरे पर अविश्वास था। साक्षी, मुझे क्यों लगता है कि तुम और मेरे भाई का रिश्ता उस तरह का है। साक्षी गुप्ता का दिल धड़कने लगा। अरे बकवास मत करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हालांकि उनके इनकार के बावजूद उनका चेहरा सचमुच लाल हो गया था। साक्षी, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? भले ही ऐसा न हो, भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा, प्रीति अय्यर ने खुशी से कहा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई और मैंने अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा है। चाहे कुछ और हो, क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? प्रीति अय्यर ने साक्षी गुप्ता को जांचने वाली नजरों से देखा। साक्षी गुप्ता ने सिर हिलाया। हाँ, मुझ पर विश्वास करो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई? प्रीति अय्यर ने अजीब सा चेहरा बनाया। छोटी लड़की, लापरवाही से टिप्पणी मत करो, साक्षी गुप्ता ने लाल चेहरा लिए नकली गुस्से में डांटा। प्रीति अय्यर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा भाई तुम जैसी सुंदर महिला के साथ हर दिन कैसे रह सकता है? वह कैसे? तुम क्या बात कर रही हो? हम एक साथ नहीं रहते। साक्षी गुप्ता का चेहरा और लाल हो गया था। अरे चलो, ये लगभग वैसा ही है। तुम दोनों एक ही छत के नीचे हो। बात यह नहीं है, बात यह है कि कोई सामान्य पुरुष इतनी आकर्षक महिला को देखकर खुद को कैसे नियंत्रित कर सकता है, खासकर जब वह एक ही छत के नीचे हो जहां वह देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता। जब प्रीति अय्यर बात कर रही थी, उन्होंने अचानक आश्चर्य से साक्षी गुप्ता की ओर देखा। साक्षी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? मेरे भगवान! साक्षी, मुझे मत बताओ कि तुम एक शुभ कन्या हो। जितना अधिक प्रीति अय्यर ने बात की, साक्षी गुप्ता का चेहरा उतना ही लाल होता गया। वह वास्तव में एक छोटी लड़की द्वारा छेड़े जाने से लाल हो रही थी। चुप करो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे माता पिता को बताऊंगी कि तुमने आज बहुत सारी शानदार चीजें खरीदी। फिर वे निश्चित रूप से तुम्हें अच्छी तरह डांटेंगे। साक्षी गुप्ता प्रीति अय्यर की छेड़छाड़ को और सहन नहीं कर सकी और नकली गुस्से में धमकी दी। अध्याय 38। क्या आजकल के बच्चे इतना कुछ जानते हैं? साक्षी गुप्ता का पहले कभी किसी लड़के के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रहा। प्रेमी तो दूर की बात है, वह इतनी सुंदर थी कि महिलाएं उससे बचती थीं और पुरुष उसके पीछे लाइन लगाते थे। लेकिन जितना ऐसा होता उतना ही उसकी उन लोगों में रुचि कम होती थी।
उसका मानना था कि किसी को केवल रूप के आधार पर पसंद करना बहुत सती है और वह अपने प्रेम जीवन को इतना हल्का नहीं चाहती थी। उसे सती लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उसके आसपास यही पुरुष थे। नतीजतन उसने अपने जीवन को करियर पर केंद्रित किया और धीरे धीरे पुरुषों में रुचि खो दी। अर्जुन मल्होत्रा पहले पुरुष थे जिनके साथ वह करीब आए और जिन्होंने उसका दिल छुआ। उसने पहले भी वयस्क टिप्पणियां सुनी थी, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं। और जब प्रीति अय्यर ने अचानक इसका जिक्र किया तो साक्षी अपना चेहरा नहीं संभाल सकी। ठीक है साक्षी, अब इस बारे में बात नहीं करूंगी, ठीक है। प्रीति अय्यर ने जल्दी से दया की भीख मांगी, लेकिन वह अपनी सोच पर और भी यकीन करने लगी। साक्षी गुप्ता और अर्जुन मल्होत्रा के बीच जरूर कुछ चल रहा है। कम से कम ये सिर्फ दोस्ती या सह किराएदारी नहीं थी। उनके रिश्ते की गहराई के बारे में उसे नहीं पता था। अर्जुन मल्होत्रा इतने अमीर और विचारशील थे और यह स्पष्ट था कि साक्षी गुप्ता उनमें रुचि रखती थी। अर्जुन मल्होत्रा की बात करें तो वह साक्षी गुप्ता को कोमल नजरों से देखते थे। अगर कोई कहे कि उनके बीच कुछ नहीं है तो प्रीति कभी विश्वास नहीं करेगी, भले ही उसे मार डाला जाए। हालांकि प्रीति अय्यर केवल 17 साल की लड़की थी, लेकिन वह कुछ चीजें समझती थी। ये जानकारी से भरा युग था और भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने आसपास देखा था। साक्षी गुप्ता एक सक्षम महिला थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका प्रेम जीवन खाली था। प्रीति अय्यर एक मिलनसार लड़की थी जो बहुत सारी जानकारी के लिए खुली थी। दोनों की तुलना में उनकी पीढ़ी का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। दोनों जल्द ही अर्जुन मल्होत्रा के पास पहुंची और उन्होंने पूछा, क्या और कुछ खरीदने की जरूरत है? साक्षी गुप्ता ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गए। मैं एक घड़ी खरीदना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी कलाई देखी और फिर अर्जुन की कलाई की ओर देखा। अर्जुन मल्होत्रा ने तुरंत उनका मतलब समझ लिया और जल्दी से जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद हो या ना हो यह एक बात है, लेकिन कभी कभी सजना संवरना जरूरी है। ये दूसरों पर तुम्हारा प्रभाव तय करता है। ये देखकर कि साक्षी गुप्ता जिद कर रही थी, अर्जुन मल्होत्रा के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। चलो चलो घड़ी खरीदने चलते हैं। साक्षी गुप्ता ने भाई बहन की ओर बुलाया और उन्हें पुरुष उपभोग क्षेत्र की ओर ले गईं। साक्षी गुप्ता आगे चल रही थीं और अर्जुन मल्होत्रा उनके बगल में चलने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन प्रीति अय्यर ने उन्हें रोक दिया। अर्जुन मल्होत्रा ने हैरानी से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है? प्रीति अय्यर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर उनके कान में फुसफुसाए, भाई तुम्हारा मेरी दीदी साक्षी के साथ क्या रिश्ता है? वह एक महिला है तो थोड़ा सहम समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा क्या? ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है? अगर है तो बस उनसे दूर रहो। आखिरकार तुम उन्हें वह नहीं दे सकते। तुम इतने अमीर हो, फिर उनके साथ सह किराएदारी क्यों? अगर यह स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो क्या तुम्हें उनके स्पष्ट इरादे नहीं दिखते? अगर यह स्वास्थ्य नहीं है तो ये तुम्हारी बुद्धि है। मैंने एक योजना सोची है। साक्षी एक लड़की है तो वह निश्चित रूप से रात में मेरे साथ सोएंगी। उसके सो जाने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में चली जाऊंगी और तुम उनके कमरे में चले जाना। अगले दिन तुम बस उन्हें बता देना कि मैं नींद में चलते हुए तुम्हारे कमरे में चली गई और तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी तो तुम उनके कमरे में चले गए। हाँ, बस यही। बहाना शायद नकली लगे, लेकिन वह इसे मान लेंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रीति अय्यर साक्षी गुप्ता को ढूंढने चली गईं। अर्जुन मल्होत्रा उस युवा लड़की की बातों पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अर्जुन की समझ में उनकी बहन गांव से आई थी और उसे अधिक रूढ़िवादी होना चाहिए। वह केवल 17 साल की है तो क्या उसे और सहमत नहीं होना चाहिए? प्रीति अय्यर की बातों ने अर्जुन मल्होत्रा को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें यह भी संदेह हुआ कि क्या वह बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन क्या आजकल के बच्चे इतना कुछ जानते हैं? उनके 17 साल और उनकी उम्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब वह 17 साल के थे तब वह लड़कियों को ठीक से देखने में भी शर्माते थे। उनके और उनकी बहन के बीच इतना बड़ा अंतर था। साक्षी गुप्ता ने महसूस किया कि दोनों उनका पीछा नहीं कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और उन्हें सहज रूप से लगा कि उनकी बातचीत निश्चित रूप से उनके बारे में होगी। साक्षी गुप्ता का चेहरा अनियंत्रित रूप से लाल हो गया और भाई बहन द्वारा नोटिस किए जाने से बचने के लिए उन्होंने अपनी गति तेज कर दी और उनसे पहले पुरुष उपभोग क्षेत्र में पहुंच गईं। बहुत तेज चलने और भाई बहन के विषय के बारे में सोचने के कारण उन्होंने सीढ़ियों पर आ रहे व्यक्ति को नहीं देखा। दोनों को जल्दी थी और वे अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे से टकरा गए। साक्षी गुप्ता ने सहज रूप से कुछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके बजाय जिस व्यक्ति से वे टकराई उसे पकड़ लिया। दोनों एक साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गए। उन्हें स्थिर करने के बाद उस व्यक्ति ने भी गिर रहे दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और बस उनके बाल पकड़ लिए। सौभाग्य से इससे उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरने से बचा लिया गया। साक्षी ने तब महसूस किया कि जिस व्यक्ति से वे टकराई वह एक महिला थी। महिला का चेहरा पहले डर से भरा था, लेकिन खुद को स्थिर करने के बाद उसने देखा कि उसके बहुत सारे बाल उखड़ गए हैं और वह गुस्से में आ गई।
अर्जुन मल्होत्रा को परवाह नहीं थी कि वह महिला परेशान है या नहीं और उन्होंने जल्दी से साक्षी गुप्ता से पूछा, पत्नी तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? पति मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। दोनों ने जल्दबाजी में बात की और उनके बीच कोई रिश्ता न होने का भ्रम खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रीति और ठीक समय पर पहुंची और उनके संबोधन को सुन लिया और वे लगभग हैरान रह गईं। क्या वे वाकई एक दूसरे को इस तरह संबोधित कर रहे थे? प्रीति और को भी संदेह हुआ कि क्या उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। अरे तुम नीच, मेरे बाल पकड़ने की हिम्मत की, मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। गुस्से में आई महिला अर्जुन मल्होत्रा की ओर झपटी और हिसाब चुकाने की कोशिश की। अर्जुन मल्होत्रा ने देखा कि महिला उनकी ओर झपट रही है और सहज रूप से अपना हाथ उठाकर उसे रोक लिया। महिला ने अपना संतुलन खो दिया और फिर से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह सीढ़ियों के नीचे भारी पड़ाव के साथ गिरी और साक्षी गुप्ता अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं सकी। ये दर्दनाक लग रहा था। महिला को ठीक होने में काफी समय लगा और फिर वह संघर्ष करते हुए किनारे पर रेंगकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। यह साक्षी गुप्ता के पास शब्द नहीं थे। अर्जुन मल्होत्रा ने ठंडेपन से महिला की ओर देखा और साक्षी गुप्ता से कहा, उसकी चिंता मत करो, उसे यह मिलना ही था, बस तुम्हें चोटने लगी हो यही मायने रखता है। चलो चलते हैं। अध्याय 39। क्या मैंने खुद को बिजली का चमक समझ लिया? वह महिला बस मुसीबत मोल ले रही थी। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया था लेकिन वह कुछ बालों के लिए उसे परेशान करने पर तुली थी। साक्षी गुप्ता सीढ़ियां चढ़ रही थी और उस महिला को अचानक बाहर निकलना पड़ा। अगर वाकई में दोष देना हो तो वह उस महिला पर आएगा। लिफ्ट और सीढ़ियां एक दिशा में नहीं हैं। अगर उसे लिफ्ट लेनी थी तो उसे कहीं और जाना चाहिए था। अगर अर्जुन ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वह कब की गिर चुकी होती। और उसने फिर भी अर्जुन को परेशान करने की हिम्मत की। वह वाकई में आभार मानना नहीं जानती थी। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो बुराई का जवाब भलाई से दे। चूंकि उस महिला ने उसकी मदद की कद्र नहीं की तो वह ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखाएगा। उसे साक्षी गुप्ता की चिंता थी। जब तक उसे चोट नहीं लगी थी सब ठीक था। साक्षी की सोच भी अर्जुन जैसी ही थी। बस वह महिला अचानक बाहर निकली और साक्षी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी जिससे टक्कर हुई। लेकिन साक्षी सही दिशा में जा रही थी और वह महिला सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर नहीं होनी चाहिए थी। उस महिला को आभारी होना चाहिए था लेकिन वह अर्जुन को दोष देना चाहती थी जो वाकई में बहुत ज्यादा था। प्रीति और जो बाद में आई उन्होंने पुष्टि की कि साक्षी ठीक है। वह उनके पास आई और अर्थपूर्ण नजरों से इधर उधर देखने लगी। हाँ, अर्जुन और साक्षी ने जल्दी से एक दूसरे को छोड़ दिया और माहौल बेहद अजीब हो गया। प्रीति और आगे बढ़ी और उनके हाथों को फिर से एक साथ जोड़ दिया। तुम? अर्जुन ने हैरानी से प्रीति की ओर देखा। साक्षी ने भी जल्दी कहा, प्रीति गलत मत समझो, तुम्हारा भाई बस मुझे गिरते हुए देखकर। मैंने गलत नहीं समझा। प्रीति ने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने गलत समझा। मैंने खुद को बिजली की चमक समझ लिया और न जाने कैसे तुम्हारे हाथ अलग कर दिए तो मैंने जल्दी से उन्हें फिर से जोड़ दिया। प्रीति ने गंभीरता से कहा। अर्जुन और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। अब वे क्या कह सकते थे? कोई भी स्पष्टीकरण बेकार होता। तुम दोनों इस बार अच्छे से पकड़ लो। प्रीति ने उनके जुड़े हुए हाथों की ओर देखा लेकिन वे शर्मिंदगी के कारण पकड़ नहीं रख सके। अर्जुन और साक्षी फिर से निरुत्तर हो गए। दोनों पहले ही हताश हो चुके थे लेकिन प्रीति का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा, चिंता मत करो, तुम लोग आगे बढ़ो और आनंद लो। मेरा अकेला कुत्ता आत्म नियंत्रण बहुत अच्छा है। खांसी खांसी खांसी। अर्जुन ने कुछ बार खांसने का नाटक किया और साक्षी का हाथ पकड़ लिया। बातें यहां तक पहुंच चुकी थीं कि प्रीति से इसे छिपाना असंभव था। स्वाभाविक रूप से उसे पहल करनी थी। आखिर साक्षी एक लड़की कैसे पहल कर सकती थी? हालांकि उनका रिश्ता वैध था लेकिन ये पहली बार था जब वे इतने घनिष्ठ हुए थे। अर्जुन को लगा कि उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। हाँ, बस ऐसा समझो कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। प्रीति ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और आगे चल पड़ी। ये सोचकर कि उनके पीछे जोड़ा कितना प्यारा था, प्रीति को वाकई कड़वाहट महसूस हुई। मुख्य रूप से क्योंकि अर्जुन और साक्षी बहुत प्यारे थे और इस समय उनके जीवन में वह प्यार की आशा कर रही थी। चलो, अर्जुन ने साक्षी से कहा। अब जब प्रीति ने समझ लिया था तो वे साक्षी के करीब आने का अच्छा मौका था। यह एक अवसर भी था। साक्षी का हाथ अचानक अर्जुन ने पकड़ा और उनका दिल धड़क गया। वह मानसिक रूप से तैयार थी लेकिन जब वह दिन आखिरकार आया तो प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा था। क्या यही प्यार में पड़ने का एहसास था? उन्हें अर्जुन का उनका हाथ पकड़ना अच्छा लग रहा था। उन्होंने उनके जुड़े हुए हाथों को देखा और अर्जुन का हाथ वापस पकड़ लिया। अर्जुन ने इसे महसूस किया और उन्हें एक गर्म कोमल नजर दी। साक्षी ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। उन्हें प्रीति से अपने रिश्ते को छिपाना जरूरी था। वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को पता चले ताकि वे उनके रिश्ते को न समझ सकें। हालांकि अब वे खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकते थे। ये तो कहना ही होगा कि प्रीति अनजाने में उनके रिश्ते की सुविधा बन गई।
चलते समय प्रीति चुपके से उनके पीछे चली गई और अपना फोन निकालकर कुछ तस्वीरें और वीडियो खींच लिए। ऐसे प्यारे पल को स्वाभाविक रूप से कैद करना था और बाद में परिवार को बताने के लिए इस्तेमाल करना था कि उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। अगर अर्जुन और सजा शुरू से ही खुलकर सामने आ गए होते तो वह तुरंत इसे पोस्ट कर देती। उन्हें छुपकर देखकर प्रीति ने पहले चीजें देखने का फैसला किया। अगर अर्जुन सिर्फ एक डिलीवरी वाला होता तो उसे पहले अपनी चाची को बताना पड़ता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन स्थिति उसकी सोच से अलग थी। अब अर्जुन एक धनी व्यक्ति था। उसने अपने परिवार को अपनी संपत्ति या अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया था, जिसका मतलब था कि कुछ हिचकिचाहट जरूर थी। वास्तव में वह अभी आई थी और अभी भी एक युवा लड़की थी। उसकी झटके सहने की क्षमता काफी थी, लेकिन अर्जुन के इतने उत्कृष्ट होने का पता चलने के बाद भी वह अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगर उसके परिवार को इसके बारे में पता चला तो क्या उनकी प्रतिक्रियाएं और अधिक नाटकीय नहीं होंगी। जैसा कि उनकी चाची बार बार पूछती थी, प्रीति को नहीं पता था कि क्या कहना है। अगर उसने इसका जिक्र किया तो क्या होगा अगर इससे अर्जुन नाराज हो गया। हालांकि प्रीति सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन वह अर्जुन और साक्षी के विचारों को नहीं समझ सकी। फिर भी उनकी प्रतिक्रियाओं से देखते हुए वे निश्चित रूप से एक जोड़ा थे। वे एक अर्ल स्टोर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अर्जुन अर्ल ब्रांड से परिचित थे। उनकी घड़ियां काफी आकर्षक थीं और अर्जुन के स्वाद के अनुकूल थीं। दुकान देखते ही उन्होंने साक्षी को अंदर खींच लिया। जैसे ही क्लर्क ने उन्हें देखा वह तुरंत अभिवादन करने आए। महोदय, क्या आपके पास कोई पसंदीदा शैली है? क्लर्क बहुत विनम्र थी। आखिरकार यह एक ब्रांड नाम की दुकान थी जो शानदार सेवा प्रदान करती थी। क्या हम इसे अनुकूलित कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। महोदय, आप कर सकते हैं, लेकिन अनुकूलन के लिए ग्राहकों को मुख्यालय जाना पड़ता है। साथ ही अनुकूलन की कीमत 4 लाख रुपए से शुरू होती है। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया। अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा, क्या हमें खुद वहां जाना होगा? क्लर्क एक पल के लिए हिचकिचाए। कई ग्राहक अनुकूलित शैलियों के बारे में पूछते थे, लेकिन ज्यादातर कीमत सुनकर पीछे हट जाते थे। खुद वहां जाने की बात वास्तव में अनावश्यक उलझनों और उनके समय की बर्बादी से बचने की रणनीति थी। ये देखकर कि अर्जुन कीमत के अलावा कुछ और पूछ रहे थे, क्लर्क को अचानक एहसास हुआ कि यह एक बड़ा ग्राहक हो सकता है। ये देखकर कि क्लर्क ने कुछ देर बाद भी जवाब नहीं दिया, अर्जुन ने संदेहपूर्वक पूछा। क्लर्क ने अर्जुन की नाराजगी देखी और एक पल में उसे समझ आ गया। धनी लोग चीजें खुशी के लिए खरीदते हैं। भले ही उन्हें कुछ पसंद हो, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुकूलन की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 40, केवल अनूठा स्वीकार करना। क्लर्क ने अर्जुन मल्होत्रा के बगल में साक्षी गुप्ता की ओर देखा, जो बहुत आकर्षक थी और डिजाइनर कपड़े पहने थी। क्लर्क ने जवाब दिया, महोदय, क्या आप पहले हमारे वीआईपी लाउंज में आराम करना चाहेंगे? मैं तुरंत हमारे मैनेजर को बुलाने के लिए कहूंगी। क्या ये ठीक है? नियम और कानून मृत होते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति वाकई अमीर है तो उसे बड़ा ग्राहक माना जाएगा। अगर यह सौदा हो गया तो क्लर्क का प्रदर्शन 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और साक्षी गुप्ता और प्रीति अय्यर को लाउंज में ले गए। अर्जुन मल्होत्रा हमेशा जानते थे कि पैसा एक अच्छी चीज है। जब तक उनके पास पैसा है तब तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर उन्हें यकीन हो गया कि वह एक बड़ा ग्राहक है तो वे डिजाइनर को उनसे सक्रिय रूप से संपर्क करने देंगे। अगर क्लर्क ने उन्हें मुख्यालय जाने के लिए जोर दिया तो अर्जुन मल्होत्रा चले जाते। घड़ी के लिए मुख्यालय जाना उनके बस की बात नहीं थी। तीनों लाउंज में दाखिल हुए और क्लर्क ने ध्यान से चाय परोसी और फल दिए। फिर मैनेजर को फोन करने के लिए चली गई। 5 मिनट से भी कम समय में एक फैशनेबल कपड़े पहने महिला लाउंज में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बहुत ही नाजुक नोटबुक थी। महोदय, 2 सुंदर महिलाएं, मैं दुकान की मैनेजर प्रिया मेहरा हूँ। हमारे अर्ल ब्रांड के प्रति आपके समर्थन और सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मैनेजर ने अर्जुन मल्होत्रा और अन्य लोगों का विनम्रता से अभिवादन किया। बेशक उनकी नजरें हमेशा अर्जुन मल्होत्रा के बढ़े हुए हाथ पर थी, क्योंकि आज उन्हें उनकी सेवा करनी थी। दोनों लड़कियों का अभिवादन करना सिर्फ शिष्टाचार की बात थी। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और प्रिया मेहरा के साथ हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। हाय, मैं अर्जुन मल्होत्रा हूँ। श्री मल्होत्रा, यहाँ आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे अर्ल घड़ियों का सबसे लोकप्रिय एल्बम है। इस एल्बम की शैलियाँ हमारी कंपनी की क्लासिक हैं। बेशक ये सिर्फ एक टेम्पलेट है और हम बाद में आपकी पसंद के अनुसार डिजाइन को अनुकूलित कर सकते हैं। अर्जुन मल्होत्रा ने नहीं देखा बल्कि सीधे कहा, मैं केवल एक अनूठी घड़ी चाहता हूँ। मैनेजर प्रिया मेहरा पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उन्हें अर्जुन मल्होत्रा का मतलब समझ आ गया। वह केवल एक अनूठी घड़ी स्वीकार करते थे, यानी उन्हें एल्बम के डिजाइनों में कोई रुचि नहीं थी। मैनेजर ने कुछ देर तक अर्जुन मल्होत्रा को देखा और उनके गंभीर चेहरे को देखकर उन्होंने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, श्री मल्होत्रा, हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और आपके लिए एक विशेष डिजाइन बनाने के लिए एक डिजाइनर को नियुक्त कर सकते हैं। कीमत के बारे में, कीमत कोई समस्या नहीं है, बस इसे बनाया जा सके यही ठीक है।
अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया। मैनेजर का दिल तुरंत खुशी से भर गया। यह एक बड़े उद्योगपति से मिलने जैसा था। बेशक ये संभव है, मैनेजर ने जवाब दिया। श्री मल्होत्रा, हमें अब मुख्यालय से एक डिजाइनर को आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए आवेदन करना होगा। इससे आपकी पसंद के अनुरूप बेहतर डिजाइन सुनिश्चित होगा। डिजाइन चित्र और अवधारणाएं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हम घड़ी के निर्माण के साथ आगे बढ़ेंगे। अलग अलग सामग्री से अलग अलग कीमतें होंगी और अलग अलग डिजाइनर भी कीमत में अंतर लाएंगे। कुल मिलाकर आपको अपनी घड़ी पाने के लिए लगभग 6 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। दूसरी चीजें कोई समस्या नहीं है, मैं बस इसे जल्द से जल्द पाना चाहता हूं। अर्जुन मल्होत्रा की योजना के अनुसार वह साक्षी गुप्ता को जल्द से जल्द घर ले जाना चाहते थे। अगर माता पिता से मिलने की बात आई तो उन्हें स्वाभाविक रूप से साक्षी गुप्ता के माता पिता से भी मिलना होगा। नए साल तक का समय ज्यादा नहीं था और उनके पास ज्यादा समय बाकी नहीं था। ठीक है महोदय, उस स्थिति में आपको इसके लिए काफी समय देना पड़ सकता है। डिजाइन चित्रों का संशोधन और अंतिम रूप देना, साथ ही उत्पादन के कुछ विवरणों पर आपके साथ चर्चा करने में समय लगेगा। अगर आपको ये बुरा नहीं लगता तो 4 या 5 महीने में घड़ी मिलना पूरी तरह संभव है, मैनेजर ने बहुत अच्छे रवैये के साथ कहा। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ये ठीक है, बस मुझे नए साल से पहले मिल जाए। मेरी कुछ ही आवश्यकताएं हैं। पहली, अनूठापन। दूसरी, मैं एक अनुकूलित जोड़े की घड़ी चाहता हूँ। ये 2 आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। कीमत, सहयोग और अन्य पहलुओं के बारे में कोई समस्या नहीं है। 10 मिलियन रुपये, 100 मिलियन रुपये, 10 अरब रुपये, यहाँ तक कि 10 अरब रुपये से अधिक भी स्वीकार्य है, बशर्ते यह उचित शुल्क सीमा के भीतर हो। इसलिए कृपया अपनी कंपनी से सबसे अच्छा डिजाइनर भेजने के लिए कहें। 10 अरब रुपये। मैनेजर प्रिया मेहरा अर्जुन मल्होत्रा को देखकर दंग रह गई, पूरी तरह से चौंक गईं। उनके लिए अनुकूलित घड़ियां पसंद करने वाले ग्राहक काफी आम थे, लेकिन ऐसे उद्योगपति जैसे ग्राहक का सामना पहली बार हुआ था। 10 मिलियन रुपये की कीमत स्वीकार करने वाले ग्राहक पहले से ही दुर्लभ थे, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा ने कहा कि 10 अरब रुपये से अधिक कोई समस्या नहीं है। उस स्थिति में अर्जुन मल्होत्रा निश्चित रूप से उनकी कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा ग्राहक होगा। मैनेजर की हैरानी देखकर अर्जुन मल्होत्रा ने पूछा, क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, ये वाकई में मुश्किल है, लेकिन हमारी कंपनी आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। पहले मैं आपको अनुकूलन के लिए शुल्क मानकों से परिचित कराती हूँ। हम चरणों में जमा शुल्क लेंगे। पहला चरण डिजाइन चरण है, दूसरा चरण अनुकूलन चरण है। अनुकूलित घड़ी के लिए आप हमारी कंपनी की आजीवन रखरखाव और मरम्मत सेवा का आनंद लेंगे। बेशक अगर कोई मानवीय क्षति हुई तो वह विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करेगा। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, ये ठीक है। प्रतिशत शुल्क लेने के बजाय मैं सीधे 100 मिलियन रुपये की जमा राशि दूंगा। अपनी कंपनी से सबसे अच्छा डिजाइनर और सबसे अच्छी उत्पादन टीम भेजने के लिए कहें और हर चीज के लिए सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग करें। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं बाद में और जोड़ दूंगा। यह सुनकर मैनेजर का चेहरा थोड़ा बदल गया। पहले चरण में 10 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि देने वाले ग्राहक बहुत दुर्लभ थे, इतने दुर्लभ कि उसने अब तक कोई नहीं देखा था। लेकिन अर्जुन मल्होत्रा ने तुरंत 100 मिलियन रुपए की जमा राशि की पेशकश की। अगर अर्जुन मल्होत्रा इतने गंभीर नहीं दिख रहे होते तो उसे संदेह होता कि यह व्यक्ति यहाँ उसका मजाक उड़ाने आया है। उसने कई मालिकों से मुलाकात की थी जो सभी दूसरों की तुलना में अधिक कंजूस और संकीर्ण सोच वाले थे। कहावत कोई धोखा नहीं, कोई व्यापार गलत नहीं थी, लेकिन आज उसे पता चला कि यह कहावत पूरी तरह सही भी नहीं थी। उसके सामने वाला बड़ा व्यक्ति बहुत उदार था। व्यापारी लोग इतने कंजूस थे क्योंकि वे वास्तविक लाभ मार्जिन जानते थे। जो लोग अधिक पैसा खर्च करने को तैयार थे वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनसे अधिक कमाएं। यह अर्जुन मल्होत्रा वाकई में दूसरों से बहुत अलग था। क्या आप गंभीर हैं? अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। बेशक मैं गंभीर हूँ। अर्ल स्टोर से निकलते समय अर्जुन मल्होत्रा ने अपने हाथ में बिजनेस कार्ड देखा, फिर उसे प्रीति अय्यर को सौंप दिया। ये लो, ये किस लिए है? प्रीति अय्यर ने हैरानी से अर्जुन मल्होत्रा की ओर देखते हुए पूछा। ये कार्ड मैनेजर ने दिया था, जिसने कहा था कि इस कार्ड को रखना कई उच्च स्तरीय स्थानों में प्रवेश करने के लिए पास की तरह है। अध्याय 41। मेरे पास सुंदरता और प्रतिभा दोनों हैं। इस कार्ड के साथ छूट मिलना तो छोटी बात है, इसका सबसे बड़ा काम कई सामाजिक संबंध स्थापित करना है। दुकान मैनेजर ने यह भी कहा कि जब मुख्यालय की टीम आएगी तो वे अर्जुन को और भी उच्च स्तरीय बिजनेस कार्ड देंगे। अर्जुन को इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन प्रीति और बहुत उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने ये उन्हें दे दिया। कहीं और चले फिर देखते हैं। अर्जुन ने उनकी जिज्ञासु बच्चे जैसी नजर देखी और कहा। प्रीति अय्यर ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ ठीक है, किसी की दुकान के सामने इस तरह खजाने की तलाश का रवैया दिखाना वाकई अच्छा नहीं है। प्रिय छोटी लड़की को हमारे रिश्ते का पता चल गया ये तो। साक्षी गुप्ता ने थोड़ा सिर झुकाया बिना जवाब दिए। अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाया। मुझे वास्तव में तुम्हारी चिंता है।
अगर मेरे परिवार को पता चल गया तो मुझे डर है कि तुम तैयार ना हो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे बताओ, तुमने जोड़े की घड़ियां अनुकूलित करने का फैसला क्यों किया? क्या ये बहुत महंगा नहीं है? साक्षी ने कहा। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर बोले, क्या प्रिय तुम्हें ये पसंद नहीं है? मुझे खेद है, मैंने तुमसे पहले चर्चा नहीं की और खुद फैसला ले लिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अभी इसे वापस कर दूंगा। साक्षी ने सिर फेर लिया और हकलाते हुए कहा, मुझे ये नापसंद नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जोड़े की घड़ियां पहनना चाहती हूँ। इतनी महंगी घड़ी अगर मैंने पहनी और उसमें खरोंच आ गई या खराब हो गई तो कितना दुख होगा। अर्जुन ने तुरंत साक्षी का मतलब समझ लिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं था, बस उन्हें रोमांस में कोई रुचि नहीं थी। उनका ग्रामीण पृष्ठभूमि है और वे व्यवहारिकता पर ध्यान देते हैं। वे गुलाब जैसी बेकार चीजों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने साक्षी की शर्मिंदगी महसूस की और मन ही मन काफी देर तक खुश रहे। उनकी प्रतिक्रिया क्या, इसका मतलब यह नहीं कि वह दिल से प्रभावित हैं। अगर उन्हें वाकई यह नहीं चाहिए होता तो वे गंभीरता से मना कर चुकी होती और इस तरह हकलाती नहीं। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मेरी माँ ने मुझे छोटेपन में बताया था कि जब मेरे पिताजी उनके साथ थे तो उन्होंने उस समय की एक लोकप्रिय घड़ी दी थी जिसका मतलब था पूर्ण समर्पण। मैं बस अपने पिताजी से सीख रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि हम पहले साथ रहकर देखेंगे और अगर अंत में हम साथ नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें अलग होने का मुआवजा दूंगी। साक्षी ने कठोर शब्द कहे, लेकिन उनका दिल खुशी से खिल रहा था। तुम मेरी अलगाव की फीस नहीं दे सकती तो इसके बारे में सोचो भी मत, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन मेरी नजर उस डिलीवरी वाले पर थी, न कि मेरे सामने खड़े उस उद्योगपति पर जो अब खड़ा है। साक्षी ने हठपूर्वक कहा, ठीक है, मैं कल पैकेट डिलीवर करने जाऊंगा और तुम्हें अपनी इलेक्ट्रोमोबाइल पर सैर कराऊंगा। अर्जुन ने कहा, क्या अगर मैं कह रही हूं अगर मैं तुमसे तलाक चाहूं तो? साक्षी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। क्योंकि साक्षी नीचे देख रही थी, अर्जुन उनका चेहरा नहीं देख सके तो वे सिर्फ उनके लहजे से उनके मूड का अंदाजा लगा सकते थे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं इतना उत्कृष्ट हूं, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने तुमसे ज्यादा आत्ममुग्ध कोई नहीं देखा, साक्षी ने लजाते हुए जवाब दिया। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। भले ही मैं दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को शर्मिंदा भी नहीं करता। मेरे पास सुंदरता और क्षमता दोनों होने का सौभाग्य है। तुमने मेरी सुंदरता देखी है और मेरी क्षमताओं की बात है तो बस खोजती रहो, शायद मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं बेहतर निकलूं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मेरी उम्र के लिए शायद इस दुनिया में मुझसे ज्यादा उत्कृष्ट कोई नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा उत्कृष्ट हो सकता हूं, लेकिन मुझे घमंड नहीं है। मैं तुम्हारे लिए घर पर कपड़े धोने और खाना बनाने को भी तैयार हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसा पुरुष दुर्लभ है? बेशक कपड़े धोना और खाना बनाना कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नहलाने में मदद कर सकता हूं या अन्य सेवाएं दे सकता हूं। साक्षी अचानक घबरा गई और उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम क्या बात कर रहे हो, नहलाना और सेवाएं? मैं तो बस कह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम प्रिय इसके लिए अनिच्छुक नहीं हो तो मैं इस सेवा को जल्द से जल्द शेड्यूल पर डाल दूंगा। अर्जुन ने साक्षी के कान में फुसफुसाया। इस बार साक्षी इतनी शर्मिंदा थी कि वे बोल भी नहीं सकी। जब अर्जुन आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे थे तभी उन्हें अपनी कमर पर एक जोरदार चुटकी महसूस हुई और वे लगभग चिल्ला पड़े। अर्जुन बेबस होकर कड़वाहट से मुस्कुराए। क्या इस दुनिया की सभी महिलाओं को ये करना आता है? हालांकि उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन उन्होंने दूसरों के रिश्ते देखे थे और उनकी महिलाएं भी अपनी नाराजगी इसी तरह दिखाती थीं। अर्जुन ने साक्षी का छोटा सा हाथ पकड़ा, उसे दया से सहलाया और साक्षी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया जैसे उन्हें कर लगा हो। अर्जुन ने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया। वे साक्षी के कान के पास झुके और फुसफुसाए, क्षमता के मामले में पैसा कमाने के अलावा मेरे पास एक और अविश्वसनीय कौशल है। अगर तुम इसे जानना चाहती हो तो हमें एक साथ सोना होगा। प्रिय, तुम मेरे कौशल को कब आजमाने की योजना बना रही हो? साक्षी अभी भी चुप रही, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक साक्षी का पैर आगे बढ़ा और इससे पहले कि अर्जुन खुद को तैयार कर पाते उन्होंने उनके पैर के ऊपर जोर से कदम रखा। पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को अन्याय महसूस हुआ, एक कड़वी पीड़ा के साथ जो बयान नहीं की जा सकती थी। अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो तो इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उनका पैर दर्द कर रहा था, लेकिन अर्जुन का दिल खुशी से भरा था। साक्षी का मजाक करने की इच्छा दिखाता है कि वह वास्तव में नाराज नहीं है। अगर वह सचमुच नाराज होती तो शायद आंखें घुमाकर चली जाती बिना शर्मिंदगी से गुस्सा होने के व्यवहार के। ऐसा लगता है कि साक्षी के दिल में अर्जुन की स्थिति और मजबूत हो गई है। भावनात्मक मामलों को धीरे धीरे लेना होगा, वरना नवविवाहित पत्नी डर सकती है जिससे उनका कुल नुकसान होगा। इसलिए वे केवल मौखिक रूप से अपने कौशल का प्रदर्शन करने की हिम्मत करते थे। साक्षी की अनुमति मिलने से पहले वे ज्यादा प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे।
अर्जुन ने उनकी छेड़खानी जारी नहीं रखी, वरना वे नहीं जानते कि साक्षी की प्रतिक्रियाएं कितनी चरम हो सकती थी। उन्होंने अटपटे ढंग से मुस्कुराया और पूछा, तो अब क्या करें जब मेरी बहन को हमारा राज पता चल गया है? वह कुछ नहीं कहेगी। अगर कहना होता तो अब तक कह चुकी होती। आजकल किसी से संपर्क करना कितना आसान है। कल्पना करो अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया तो क्या वे तुमसे संपर्क नहीं करते? तुम्हारा कंप्यूटर शायद संदेशों से भर जाता। साक्षी ने अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि वह उनका लाल चेहरा देखे। ये सुनकर अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह अजीब है कि उसने कुछ नहीं कहा। एक कारण यह है कि उसे नहीं पता कि हम कितने आगे गए हैं, और दूसरा ये कि तुमने उसे उपहार दिए हैं तो वह उदार है। अगर उसने परिवार को बताया तो क्या होगा अगर तुमने उसके लिए इतनी महंगी चीजें खरीदी और वे चुपचाप बैठे रहे? वह शायद तुम्हें परेशान करने और मुसीबत पैदा करने से डरती है। अध्याय 42। क्या ये उससे हिसाब चुकता करने आ रहे हैं? अब तुम अमीर हो उस निरुद्देश्य भाई की तरह नहीं जैसा वह तुम्हें सोचती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे तुम्हें नाराज करने की चिंता है। तुम्हें बस एक अच्छा भाई बनने की जरूरत है, समय समय पर कुछ जेब खर्च देना है और वह निश्चित रूप से तुम्हारी बात सुनेगी, है ना? हम अर्जुन मल्होत्रा हिचकिचाया। साक्षी गुप्ता ने उसे हैरानी से देखा। उन कुछ दिनों से जो उन्होंने साथ बिताए थे वह समझ गई थी कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पैसे से अलग होने में हिचकिचाता हो। हालांकि यह लड़की उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा को देखते हुए जिसे पैसे से ज्यादा लगाव नहीं था वह उसकी देखभाल ऐसे करता जैसे वह उसकी अपनी बहन हो, जब तक वह सक्षम था। क्या हुआ? अर्जुन मल्होत्रा ने एक पल सोचा और शुरू किया, मैं उसे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन सही तरीके से कैसे दूं? मैं उसे एक सगी बहन की तरह सहारा देना चाहता हूँ, लेकिन वह अभी भी नहीं है, और जबकि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, मैं उसके साथ ठीक वैसे व्यवहार नहीं कर सकता जैसे एक सगा भाई करता, जहाँ जरूरी हो फटकारता, जहाँ जरूरी हो डांटता। उसकी उम्र में वह प्रलोभन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, उसका निर्णय पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। अगर मैं बहुत कम दूंगा तो शायद वह संतुष्ट न हो, अगर बहुत ज्यादा दूंगा तो मुझे चिंता है कि वह भटक सकती है। अगर उसे ज्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाती है और उसके पास उतना कमाने की क्षमता नहीं है और उसका परिवार भी इसे वहन नहीं कर सकता, तो मैं उसका भाई हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए सहारा नहीं दे सकता। भले ही मैं तैयार हूं, तब उसके जीवन का क्या अर्थ होगा? मितव्ययिता, महत्वाकांक्षा एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन के मूल्य को महसूस करने के लिए ये आवश्यक है, और वह तुमसे अलग है। भले ही मैंने उसे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी दी हो, एक जूनियर हाई स्कूल स्नातक के रूप में यह निश्चित नहीं है कि वह इसे संभाल पाएगी। वह उस सांचे में नहीं ढली है। मेरा विचार है कि मैं उसे एक अच्छा जीवन दे सकता हूं, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं दे सकता। अगर वह दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है तो अंततः गलती किसकी होगी? मैं उसकी मदद नहीं कर रहा होता। आत्मविश्वास महसूस करते हुए सूरी ने प्रतिवाद किया, तुम सही हो लेकिन गलत भी हो। तुम अब अमीर हो, तुम अपनी बहन को वैसे ही नहीं रहने दे सकते जैसे वह पहले रहती थी, है ना? पैसा व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। पैसे से उसका जीवन स्तर बढ़ेगा और उसकी दृष्टि, उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा। वह धीरे धीरे परिपक्व होगी, जो निस्संदेह उसके भविष्य के निर्णय लेने में फायदेमंद होगा, चाहे वह साथी चुनना हो या कुछ और। साक्षी गुप्ता अर्जुन मल्होत्रा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी और इसके विपरीत पत्नी, जबकि मुझे लगता है कि तुमने पहले जो कुछ भी कहा वह समझ में आता है, मैं इस बिंदु से सहमत नहीं हूं। तुम्हें रिश्तों का एक उदाहरण देने के लिए, अगर कोई एक अमीर परिवार में शादी करना चाहता है तो या तो आदमी उसके रूप से आकर्षित होता है, इस स्थिति में ऐसे आदमी को स्वीकार कर देना चाहिए। अन्यथा अगर यह आपसी भावनाओं पर आधारित है तो स्वाभाविक रूप से कोई ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसके साथ सामान्य भाषा, आपसी मूल्य हों और जिसके साथ वे हाथ में हाथ डालकर चल सकें। हमारा ही उदाहरण लो, अगर तुम केवल एक सुंदर चेहरा होती लेकिन अंदर से सड़ी हुई होती तो क्या मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता? और अगर मैं सिर्फ एक डिलीवरी वाला होता तो क्या तुम मुझे स्वीकार करती? महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति एक नीरस जीवन नहीं जिएगा। एक सामान्य व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी तरह से छिपा ले, वह सामान्य ही रहेगा। अर्जुन मल्होत्रा की बातों ने साक्षी गुप्ता को कुछ हद तक निरुत्तर कर दिया। अर्जुन मल्होत्रा की बातें वास्तव में सच थीं। उदाहरण के लिए घर के काम करना, क्योंकि अर्जुन मल्होत्रा उत्कृष्ट था, ऐसे काम करना बस सोने पर सुहागा था। हालांकि ऐसा काम करने का मतलब होगा कि वे पूरी तरह से अजनबी थे, जो पूरी तरह से अलग दुनिया में रहते थे, जिनके अलग अलग विश्व दृष्टि और मूल्य थे, जो साधारण बातचीत में भी सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहे। ऐसे दो लोग साथ नहीं रह सकते थे। जैसी संगति वैसी रंगत, इस कहावत में कुछ भी गलत नहीं है। केवल वास्तविक क्षमताओं वाला व्यक्ति ही उसके साथ बातचीत कर सकता था, जो खुद भी उत्कृष्ट थी या उससे भी थोड़ा श्रेष्ठ। अगर दो लोगों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था तो परिणाम स्पष्ट था। तुम उससे स्कूल वापस जाने के बारे में बात क्यों नहीं करते? साक्षी गुप्ता ने सोचा और पूछा। मेरा ऐसा करने का इरादा है, लेकिन यह अंततः उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वह भी अभी आई है, उसे कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती करने दो, हम उससे बाद में बात कर सकते हैं। अंतिम निर्णय उसी का है। अब जब वह आखिरकार यहाँ है तो यह उसके लिए आराम करने का एक अच्छा अवसर है।
उसका मूड अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ है, उसे तुरंत स्कूल भेजना उचित नहीं होगा। अर्जुन मल्होत्रा ने कहा। साक्षी गुप्ता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह उचित लगता है। क्या तुमने इस बारे में अपने चाचा से बात की है? मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की है। अंततः ये प्रीति अय्यर के अपने निर्णय पर निर्भर करता है। अगर वह स्कूल जाने को तैयार है तो मैं उसके सभी खर्च उठा सकता हूँ। मेरे चाचा का परिवार लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता देता है। उनका एक बेटा है जिसका खर्च वे बमुश्किल उठा पाते हैं। अगर प्रीति अय्यर स्कूल जाने को तैयार नहीं है और वह किसी और चीज में अधिक रुचि रखती है तो वह उसमें विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। खर्च अभी भी मुझ पर होगा। मैं उसे ऐसे ही पतित नहीं होने दूंगा। डिग्री के बिना भी अगर उसके पास वास्तविक कौशल होता तो वह स्वीकार्य होता। अर्जुन मल्होत्रा ने अपने बारे में सोचा। अगर सिस्टम का एहसान न होता तो वह वर्तमान में केवल एक डिलीवरी मैन होता। उसके पास सिस्टम था जिससे उसे कई चीजों तक पहुंच मिलती थी, लेकिन प्रीति अय्यर के पास भाग्य का ऐसा कोई एहसान नहीं था। वह अपने जीवन को बदलने के लिए केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रह सकती थी। दिल से भले ही उसे जीवन भर सहारा देना पड़े, वह इसे वहन करने को तैयार और सक्षम था। लेकिन ऐसा जीवन बहुत उबाऊ होगा। व्यक्ति को इस दुनिया में अच्छी तरह से रहने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होना चाहिए। लगभग सब कुछ खरीदने के बाद उन्होंने मॉल छोड़ने और घर जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठने वाले थे, लगभग 10 लोगों का एक समूह कुछ ही दूरी से पास आया। एक नजर में यह स्पष्ट था कि वे बुरे इरादों से आए थे। पुरुष और महिलाएं स्पष्ट रूप से अनुशासनहीन, लेकिन उनके रूप रंग को देखते हुए वे सड़क के आवारा नहीं लग रहे थे। क्या वे जानबूझकर मुसीबत पैदा करने आए थे? अर्जुन मल्होत्रा ने समूह पर नजर डाली और सीधे पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्रीति अय्यर थोड़ी चिंतित थी। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। प्रीति अय्यर के विपरीत साक्षी गुप्ता शांत रही। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने अर्जुन मल्होत्रा की क्षमताओं को देखा था और वह इन लोगों के इरादों के बारे में उत्सुक थी। देखो, तुमने क्या अच्छे कर्म किए हैं। उनमें से एक ने गुस्से में बालों के कुछ लंटें उठाईं और अर्जुन मल्होत्रा को दिखाईं जैसे वह उसे निगलना चाहता हो। इन बालों को तीनों ने पहचान लिया। क्या ये वही बाल नहीं थे जो उस महिला से खींचे गए थे जिसने साक्षी गुप्ता को मारा था? क्या वे हिसाब चुकता करने आए थे? मैंने किया। अर्जुन मल्होत्रा ने बिना किसी चिंता के शांत भाव से स्वीकार किया। डरने की क्या बात थी? वह खुद को संभाल सकता था। घटना को लगभग 2 घंटे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग इतनी देर से उसका यही इंतजार कर रहे थे। कम से कम तुम अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार करते हो। उस आदमी ने बालों को सावधानी से जेब में रख लिया जैसे वह कोई खजाना हो, जिससे अर्जुन मल्होत्रा लगभग निरुत्तर हो गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अध्याय का सारांश दूं या हम अगले पर चलें? अध्याय 43, इस लैंगिक अस्पष्टता का क्या मतलब है? उसके बाद उस आदमी ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और अर्जुन मल्होत्रा को दे दिया। अर्जुन मल्होत्रा ने उसे पजल्ड भाव से लिया और देखा कि वह आदमी एक मनोरंजन कंपनी से था। उस पर एक फोन नंबर और एक नाम था, संजय शुक्ला, जो एक एजेंट था। एक आदमी। अगर उसके एडम के सेब और नाम के लिए नहीं होता तो अर्जुन मल्होत्रा ने सोचा होता कि वह एक महिला थी। इस समय संजय शुक्ला ने कहा, मेरी कलाकार अंजलि वर्मा, न केवल तुमने उसके बाल खींचे बल्कि तुमने उसका चेहरा भी तोड़ दिया और बदसूरती का खतरा है। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम पहले ही जांच के लिए अस्पताल जा चुके हैं। मुआवजा शायद 10 मिलियन रुपए के आसपास होगा। बेशक ये सिर्फ एक अनुमान है। अगर वह वास्तव में बदसूरत हो जाती है तो तुम्हें मेरी कलाकार को लाखों रुपए देने होंगे। तुम हमें ये कैसे समझाओगे? अर्जुन मल्होत्रा हंसे बिना नहीं रह सका। क्या ये जबरन वसूली का प्रयास था? पैसे के लिए बेताब। संजय शुक्ला की बातों से अर्जुन मल्होत्रा को यह भी पता चला कि यह अंजलि वर्मा एक महिला स्टार थी, लेकिन उसे उसका कोई भी इंप्रेशन नहीं था। क्या मनोरंजन उद्योग में ऐसा कोई व्यक्ति था? हालांकि उसे सितारों का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह समय समय पर मनोरंजन उद्योग की बातों के बारे में सुनता रहता था और विभिन्न सितारों के नाम सुनता रहता था। ऐसा लग रहा था कि भले ही यह एक सेलिब्रिटी थी, वह अपेक्षाकृत अज्ञात थी। प्रिय अंजलि वर्मा का स्तर उन 2 सेटों को चलाने वालों से थोड़ा ही बेहतर है। वह केवल नौकरानियों और इसी तरह की भूमिकाएं निभाती है। उसने एक भी उत्कृष्ट काम नहीं किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह बस जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही साक्षी गुप्ता बोली, संजय शुक्ला क्रोधित हो गया। तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन मल्होत्रा ने उसे ठंडी नजर डाली, जबकि कुछ कदम पीछे हट गया, मुख्य रूप से क्योंकि वह इस कचरे के बहुत करीब नहीं रहना चाहता था। यह स्पष्ट रूप से एक आदमी था, एक महिला की तरह कपड़े पहने हुए, एक स्ट्रैन आवाज के साथ। अगर वह एक महिला बनने को तैयार होता तो उसे एक वास्तविक महिला होना चाहिए था जो सम्मान के योग्य भी होता। इस लैंगिक अस्पष्टता का क्या मतलब था? बस उसे देखकर ही अर्जुन मल्होत्रा को उल्टी आने लगी। इंसानों वाली भाषा में बोलो। अर्जुन मल्होत्रा ने ठंडेपन से कहा, मेरी अंजलि क्षमता से भरी है, ठीक है। वह जल्द ही मनोरंजन उद्योग में एक बड़ी स्टार बन जाएगी। मैं उसे वहां का सबसे चमकीला सितारा बनाऊंगा। लेकिन तुमने उसके बाल खींचे और उसका चेहरा घायल कर दिया।
अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उन्हें कुछ बालों की परवाह नहीं होती, लेकिन ये बाल अंजलि का जीवन है और उसका चेहरा उसका भविष्य है। तुमने जो किया वह अंजलि की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के बराबर था। तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, संजय शुक्ला ने इंडिग्नेंटली कहा। उसकी आवाज सुनकर न तो स्ट्रैन और न ही मर्दाना अर्जुन मल्होत्रा को चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। संजय शुक्ला ने जारी रखा, अंजलि को हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी होगी। उसे सबसे अच्छे चिकित्सा संस्थान में जाना होगा, विशेषज्ञों को ढूंढना होगा और सबसे अच्छा इलाज करवाना होगा। उसे ये सब चीजें जल्द से जल्द भी करनी होंगी। संजय शुक्ला की बातों को अर्जुन मल्होत्रा ने बीच में ही रोक दिया। ये सब बात करने के बाद क्या ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है? संजय शुक्ला खंडन करना चाहता था लेकिन कोई खंडन नहीं मिला। अर्जुन मल्होत्रा सही लग रहा था। सारी बातें करने के बाद ये सिर्फ पैसे के बारे में था। अगर पैसा जगह पर होता तो सब कुछ हल हो जाता, लेकिन जब यह अर्जुन मल्होत्रा के मुंह से आया तो इसका क्या मतलब था? वह कुछ और कहना चाहता था लेकिन अर्जुन मल्होत्रा ने अधीरता से कहा, मैं बहुत व्यस्त हूं, बस मुझे बताओ तुम्हें कितना चाहिए। संजय शुक्ला ने उसका रवैया देखा और चिढ़ गया। अर्जुन मल्होत्रा को कोसना चाहता था लेकिन अर्जुन मल्होत्रा के आत्मविश्वासी डिमीना को देखकर वह थोड़ा डर गया। मनोरंजन उद्योग में जीवित रहने के लिए लोगों को पढ़ने की कुछ क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें दूसरों ने बहुत पहले ही बाहर कर दिया होता। संजय शुक्ला थोड़ा डरा हुआ था और अर्जुन मल्होत्रा से और पैसे मांगना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा इस बार उसे पैसे मिलेंगे या नहीं यह अभी भी अज्ञात था। क्या अर्जुन मल्होत्रा की हरकतें बहुत अधिक पैसे होने और उसकी परवाह न करने के कारण थी, या वे तूफान की प्रस्तावना थी? ईर्ष्या और भय की इस विरोधाभासी स्थिति में उसने अर्जुन मल्होत्रा को अपना खाता नंबर दिया। अर्जुन मल्होत्रा ने उसके सामने 1 बिलियन रुपये स्थानांतरित किए। क्या ये काफी है? ठीक है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें लेन देन पूरा होने का इंतजार करना होगा। अर्जुन मल्होत्रा ने बात खत्म की और कार में बैठ गया। संजय शुक्ला 1 बिलियन रुपये से स्टंट था और बोल नहीं पा रहा था। उसने अर्जुन मल्होत्रा को जाते देखा, अभी भी सदमे में था जब तक उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। कार के अंदर साक्षी गुप्ता ने अर्जुन मल्होत्रा से पजलली पूछा, प्रिय तुमने उन्हें इतना पैसा क्यों दिया? भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, तुम्हें ऐसे बदमाशों को नहीं देना चाहिए। क्या कुछ दान कार्य करना ज्यादा सार्थक नहीं होगा? जब साक्षी गुप्ता अर्जुन मल्होत्रा के सामने थी तो उसने प्रीति अय्यर से बचना छोड़ दिया था। चूंकि वह पहले से ही उनके रिश्ते के बारे में जानती थी तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अर्जुन मल्होत्रा को प्रिय कहकर बुलाने की आदी हो गई थी। उसे ऐसा न बुलाना हमेशा ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी है। पत्नी, तुम ऐसे नहीं सोच सकती। बस सोचो, अगर ये तुम होती तो क्या तुम इतना पैसा लेने की हिम्मत करती? मुझ पर भरोसा करो, वे जल्द ही मुझे ढूंढते हुए वापस आएंगे, लेकिन केवल माफी मांगने के लिए। उन्हें न केवल मेरे पैसे पूरे वापस करने होंगे बल्कि उन्हें मुझे बहुत सारा ब्याज भी देना होगा। अर्जुन मल्होत्रा ने गाड़ी चलाते हुए साक्षी गुप्ता से शांति से कहा। साक्षी गुप्ता पहले चौंक गई, फिर जल्दी से अर्जुन मल्होत्रा की बातों के पीछे का तर्क समझ गई। वास्तव में हर कोई इतना पैसा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा अंजलि वर्मा पहले से ही गलत थी, लेकिन प्रीति अय्यर समझ नहीं पाए। उसने इंक्रेजुलसली पूछा, भाई वे हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरे पास अचानक 1 बिलियन रुपये होते तो मैं एक भाग्यशाली जगह ढूंढकर एकांत जीवन जीती। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा भाई, जब तुमने शांति से 1 बिलियन रुपये स्थानांतरित किए तो तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा था। काश मैं भी एक दिन इतनी कूल हो पाती। प्रीति अय्यर इस बात से हैरान नहीं थी कि अर्जुन मल्होत्रा एक अरबपति था, लेकिन अचानक उसे उसकी प्रशंसा होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन मल्होत्रा के जीवन में पैसा अचानक कम मूल्यवान हो गया था। उनके जैसे लोगों के लिए जो खरीदारी करते समय कुछ सेंट के लिए मोलभाव करते थे, अर्जुन मल्होत्रा के 1 अरब रुपये के आकस्मिक खर्च का शांति से सामना करना मुश्किल था। तुम्हारा विचार बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। इस युग में अगर तुम्हारे पास अचानक 1 बिलियन रुपये होते तो क्या तुम वास्तव में ऐसी जगह ढूंढ पाती जहां कोई तुम्हें ढूंढ न सके? सीधे शब्दों में कहें तो तुम पैसे को अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकती ना। तुम्हें उसे निकालने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। वह बिना ध्यान आकर्षित किए कैसे किया जा सकता है? इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास 1 बिलियन रुपये हैं। अकेले उन लोगों की बात ही छोड़ दे जो इसे आकस्मिक रूप से खर्च कर सकते हैं। साथ ही क्या मुझे वास्तव में उस अंजलि वर्मा को मुआवजा देने की जरूरत है? चूंकि इस मामले में 1 बिलियन रुपये शामिल हैं तो कोई न कोई निश्चित रूप से इसकी जांच करेगा। क्या अंजलि लेने की हिम्मत करेगी? अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो उसका जीवन वास्तव में समाप्त हो जाएगा। अध्याय 44 कुत्तों का क्रूर दुरुपयोग। वह सिर्फ एक मामूली किरदार है और उसकी कंपनी भी केवल करोड़ों रुपए की है। वे मुझे ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हालांकि मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही उसकी चोट गंभीर न हो और भले ही वह विकृत हो गई हो, वह $1 बिलियन के लायक नहीं होगी। वे ये गारंटी देने की हिम्मत भी नहीं करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं।
अगर मैं इस घटना को उजागर करता हूं तो न केवल वह बल्कि उसकी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें न केवल जनमत के दबाव बल्कि मेरे द्वारा जवाबी कार्रवाई की संभावना के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। वाह भाई, तुम तो बड़े चालाक हो, प्रीति और ने आश्चर्य से कहा। उसे इस मामूली लड़ने वाले मामले के पीछे इतनी महत्वपूर्ण कहानी की उम्मीद नहीं थी। दरअसल ये सब मेरी गलती नहीं है। जब वे मेरे पास आए तो मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने उन्हें मुआवजे में 10 लाख रुपए से अधिक की मांग करते हुए सुना, वह स्पष्ट रूप से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें एक सबक सिखाना पड़ा। प्रीति, मैं तुम्हें भी एक सबक सिखा रहा हूं। हमेशा याद रखना, कभी भी दूसरों को नीचा मत समझना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा अंत कैसे होगा। अर्जुन मल्होत्रा ने ईमानदारी से कहा। प्रीति और निशब्द थी। वाकई यह एक सीखा हुआ सबक था। प्रिय, अगर वे वैसा नहीं करते जैसा आप सोचते हैं, अगर वे बस पैसे लेकर भाग जाते हैं, या अगर वे जबरन वसूली की बात स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे? साक्षी गुप्ता ने पूछा। पत्नी, तुम्हारे पास वीडियो है और मैंने इसे देखा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखा। हे पतिदेव, आप मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, तो आप मुझसे यह वीडियो खरीदने के लिए कितना भुगतान करने जा रहे हैं? साक्षी ने मजाक किया। अपने शरीर को देने के बारे में क्या? तुम मुझसे कुछ भी कर सकती हो और मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया। क्या तुम दोनों ने कभी मुझ जैसे अकेले कुत्ते की भावनाओं पर विचार किया है? तुम दोनों हमेशा अपना प्यार दिखाते रहते हो, जो अकेले कुत्तों को बेरहमी से यातना दे रहा है। मुझे तुम लोगों ने पूरे दिन यातना दी है और तुम कभी नहीं रुके। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा, ये वाकई बहुत ज्यादा है। खैर प्रीति, तुम भी एक साथी क्यों नहीं ढूंढ लेती? एक बार जब तुम रिश्ते में आ जाओगी तो तुम भी अपना प्यार दिखा सकती हो, तो कोई अकेला कुत्ता यातना नहीं पाएगा। अगर मेरे पास उस तरह का नेटवर्क होता तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता, लेकिन तुम्हारे भाई के पास शायद होगा। वह अमीर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जिन लोगों को जानता है वे सभी सक्षम पुरुष हैं। उसे तुम्हारे लिए कुछ अच्छे लोगों को पेश करने दो। साक्षी ने प्रीति को छेड़ा। प्रीति ने तुरंत दया की भीख मांगी। प्रीति, कृपया मुझे बख्श दो। तुम और मेरे भाई मिलकर मुझे परेशान ही नहीं करते बल्कि मेरा मजाक भी उड़ाते हो। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। मैं इस खूबसूरत उम्र को प्यार पर बर्बाद नहीं करना चाहती। ठीक है। छेड़े जाने पर प्रीति शर्मा गई। प्रीति दूसरों के बारे में बात करते समय ठीक थी, लेकिन जब बात खुद पर आई तो वह इसे संभाल नहीं पाए। वह अभी भी मजबूत होने का नाटक कर सकती थी, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो वह ऐसा नहीं कर सकी। साक्षी ने उसे और छेड़ना जारी नहीं रखा। थोड़ी देर बाद प्रीति ने अर्जुन से कहा, भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, स्वाभाविक रूप से तुम कई दिग्गजों को जानते होगे। क्या तुम सुमित शेट्टी को जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। परिचित नहीं। प्रीति, तुम्हारे भाई एक अमीर पहली पीढ़ी के हैं। क्या उनके लिए अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है? उन्हें उन अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों को नीचा देखना चाहिए। साक्षी ने बातचीत संभाली। ये सही लग रहा था और प्रीति ने इस पर विश्वास किया, इसलिए उसने पूछना जारी रखा। साक्षी, नहीं भाभी, क्या मेरे भाई उन दिग्गजों को जानते हैं? उनमें मुझे वह मत बुलाओ। मैं प्रीति के भाभी कहने पर शर्मा गई। क्या ये सच नहीं है? तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन मुझे तुम्हें भाभी कहने की अनुमति नहीं है। साक्षी को चिंता हुई कि प्रीति और भी शर्मनाक बात कह देगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बस करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई किसे जानता है। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती? तुम नहीं जानती। प्रीति को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारी भाभी इस बार तुमसे झूठ नहीं बोल रही है। मैंने उससे इस बारे में सक्रिय रूप से बात नहीं की है। मैं उसे धीरे धीरे इसे खोजने दे रहा हूं और मुझसे और अधिक जुड़ने दे रहा हूं। पुरुष रहस्यमय होने पर अधिक आकर्षक होते हैं, तुम जानती हो, अर्जुन ने समझाया। प्रीति ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। तुम लोग बस बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे यातना दे रहे हो। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों के साथ नहीं आना चाहिए था, जिससे तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने का अवसर मिलता। सही कहा, यह सच है। तुम्हारे भाई ने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं की। जब मैं उनसे मिली तो मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक कुरियर है। कौन जानता था कि वह एक बड़ा टाइकून है। साक्षी मुस्कुराई और जवाब दिया। हालांकि साक्षी शर्मीली थी, लेकिन उसे प्रीति का भाभी कहना पसंद आया। साक्षी अर्जुन के लिए अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट थी, लेकिन वह एक महिला थी और उसे प्यार का कोई अनुभव नहीं था। उसका शर्मीला महसूस करना स्वाभाविक था। अगर प्रीति उसे भाभी कहने को तैयार थी तो इसका मतलब था कि प्रीति उसे पसंद करती थी। इससे साक्षी को खुशी महसूस हुई, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबा रही थी और उन्हें नहीं दिखा रही थी। अर्जुन चुपचाप आशा कर रहा था कि प्रीति और अधिक गपशप करेगी, जिससे साक्षी को उसके बारे में शेखी बघाड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस तरह वह सिस्टम का लाभ उठा सकता था। क्या? प्रीति ने आश्चर्य से पूछा। भाभी, क्या आपने अभी कहा कि जब आप पहली बार मेरे भाई से मिली थी तो वह पैकेज दे रहा था? क्या हो रहा है? तुम इतनी खूबसूरत महिला हो,
तुम एक कुरियर से कैसे मिली? मेरा मतलब कुरियर को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन एक ही तरह के लोग एक साथ होते हैं। अगर वह एक कुरियर होता तो तुम लोग स्पष्ट रूप से एक ही दुनिया के नहीं होते। प्रीति, तुम जो कह रही हो उससे ऐसा लगता है कि जो कोई भी तुम्हारे भाई के साथ है उसे उसके पैसे में दिलचस्पी होनी चाहिए। साक्षी ने जवाब दिया। प्रीति ने जल्दी से हाथ हिलाए, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि आप भाभी एक सक्षम महिला हैं और मेरे भाई इतने अमीर हैं, फिर भी वह आपकी कार चलाते हैं और आपके घर में रहते हैं। इसका मतलब है कि तुम दोनों को वास्तव में प्यार हो गया होगा। मैं बस उत्सुक हूँ। मैं आपके भाई से संयोग या भाग्य से मिली थी। जब साक्षी अर्जुन से मिलने के दृश्य के बारे में सोच रही थी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। तो आप उससे कैसे मिली? मुझे जल्दी बताओ भाभी, प्रीति ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे बचाया था। उस दिन मुझे कुछ अप्रिय लगा, इसलिए मैं अपना मन साफ करने के लिए नदी के किनारे गई। मैं नदी का पुल के किनारे तक भागी और वहीं बैठ गई, हवा का आनंद ले रही थी। तुम्हारे भाई ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मैं विचारों में खोई हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि तुम्हारे भाई कब मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और मैं काफी हैरान थी। मैंने सोचा कि मुझे एक विकृत व्यक्ति मिल गया है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे जीने के लिए कहा और मैं समझ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अध्याय 45। एक अच्छे इंसान में जो भी गुण होते हैं वे सब तुम्हारे भाई में हैं। उस समय मेरी नजर में तुम्हारा भाई सिर्फ एक डिलीवरी वाला लड़का था। मैंने सोचा कि भले ही मैं कोई अमीर युवा महिला न हूं, पर मेरा जीवन काफी ठीक ठाक है। मुझे उन लोगों की याद आई जिनसे मैं पहले मिली थी, जो या तो मेरे पैसे के पीछे थे या मेरी खूबसूरती के। तुम्हारा भाई दयालु है, जो उन लोगों से कहीं बेहतर है, इसलिए मैंने उसे अपना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने तुम्हारे भाई को हमेशा सिर्फ एक डिलीवरी वाला ही समझा। बाद में उसे पता चला कि मेरी कंपनी में कुछ दिक्कतें थीं और उसने मुझे संकट सुलझाने में मदद की। तभी मुझे उसकी क्षमताओं का एहसास हुआ। ये शुरुआत में बस थोड़ा सा था और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह कितना शक्तिशाली था। हालांकि उसने कहा कि उसमें अभी और भी बहुत कुछ है। वह जानबूझकर मुझसे कुछ छिपाएगा नहीं, पर सक्रिय रूप से बताएगा भी नहीं। वह चाहता था कि मैं खुद धीरे धीरे सब कुछ जानूं, ताकि वह आगे जो कहना चाहती थी वह अर्जुन मल्होत्रा पहले ही कह चुका था। वह चाहता था कि वह उसे थोड़ा थोड़ा करके जाने और फिर उससे और ज्यादा प्यार करे। ये तो किसी उपन्यास पढ़ने जैसा है। प्रीति और को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने सोचा कि साक्षी गुप्ता, जो इतनी खूबसूरत और इतनी शांत स्वभाव की है, वह असल में अर्जुन मल्होत्रा को अपनाएगी। यह अवैज्ञानिक है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्जुन मल्होत्रा बेशर्मी से एक खूबसूरत महिला को अपनाए और आखिरकार उसका दिल जीत ले? साक्षी ने शर्माते हुए कहा, अभी सोचती हूँ तभी यह वास्तविक लगता है। ये सच में बस एक पल की बात थी। प्रीति और ने ईमानदारी से कहा, यह बहुत अवैज्ञानिक है। भाभी, आप इतनी खूबसूरत और इतनी सक्षम महिला हैं। उस समय आपकी नजर में मेरा भाई सिर्फ एक डिलीवरी वाला था और वह काफी साधारण दिखता है। आपने उस पल में ही उसके लिए कैसे फैसला कर लिया? साक्षी हंसकर बोली, ठीक है, अपने भाई को अब और बुरा भला मत कहो। सावधान रहो, वरना वह तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें नहीं खरीदेगा और शायद तुमसे बदला भी ले और फिर तुम बर्बाद हो जाओगी। उसके बाद वह थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक फिर से बोली। उस समय यह विचार अचानक मेरे दिमाग में आया और मैंने कार्रवाई की। मुझे लगता है कि यही नियति है। प्रीति, नियति सचमुच एक अजीब चीज है, यह कथनीय है। प्रीति ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर मेरा भाई सचमुच सिर्फ एक डिलीवरी वाला होता तो आप क्या करती? मैं भले ही युवा हूं, पर मैं कुछ बातें समझती हूँ। दो अलग अलग दुनिया के लोग अलग अलग मूल्यों और विषयों के साथ महत्वपूर्ण मतभेद रख सकते हैं और आसानी से आपस में भिड़ सकते हैं। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया। प्रीति, तुम सही कह रही हो। एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, यही सिद्धांत है। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही वह फैसला कर लिया है, इसलिए मुझे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुझे पसंद का आदमी मिलना दुर्लभ है और भले ही हमारे बीच का अंतर थोड़ा बड़ा हो, जब तक तुम्हारा भाई महत्वाकांक्षी है मैं बहुत ज्यादा नखरे नहीं दिखाऊंगी। ये कहते हुए साक्षी थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, तो मुझे तुम्हारे भाई को परखने का विचार आया। मैंने उसे अपने साथ रहने दिया। उसके बाद तुम जानती हो कि क्या हुआ। मैं देखना चाहती थी कि उसका चरित्र कैसा है। प्रीति हैरान होकर बोली, आपने मेरे भाई को इतनी आसानी से अपने साथ रहने दिया। क्या आपको चिंता नहीं थी कि वह कोई विकृत या ऐसा कुछ हो सकता है और आपके साथ कुछ कर सकता है? मैं किक बॉक्सिंग में प्रशिक्षित हूं और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भाई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। एक किक में मैं एक सामान्य आदमी को बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मैं बस देखना चाहती थी कि वह किस तरह का इंसान है। जब तक उसके मूल्य सही हैं और वह महत्वाकांक्षी है, वह सूनर या लेटर अमीर बन जाएगा जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने उस समय तुम्हारे भाई को अपने घर की चाबियां दी थी, पर उसने कभी मेरे कमरे में कदम नहीं रखा। उसने दूसरे क्षेत्रों को साफ किया और मेरे प्रति बहुत सम्मानजनक था।
उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं उसे नापसंद करूं। साक्षी ने आखिरी हिस्सा बहुत धीरे से कहा और अर्जुन मल्होत्रा की तरफ देखने में बहुत शर्मिंदा थी। मैं हमेशा अपने भाई को आवेग में परखती थी और हर बार उसका प्रदर्शन मेरी उम्मीदों से बढ़कर होता था और मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करती थी। वह प्यार कहना चाहती थी लेकिन इससे उसकी भावनाएं बहुत भरी हुई लगती। ऐसे उत्कृष्ट स्नेहपूर्ण पति को कौन प्यार नहीं करेगा जिसके मूल्य इतने नेक हों। साक्षी की बातों से अर्जुन मल्होत्रा को अंदर ही अंदर राहत मिली। वह कई बार उसके बहकावे में आने वाला था पर आखिर में उसने खुद को रोक लिया। अगर उसने कुछ हद पार कर दी होती तो क्या वह ऐसी खूबसूरत पत्नी को खो नहीं देता। लगता है कि उसे भविष्य में भी खुद पर अच्छी तरह नियंत्रण रखना होगा और उसके इरादे स्पष्ट होने तक कोई और कदम नहीं उठाना होगा। साक्षी को यह नहीं पता था कि अर्जुन मल्होत्रा को परखने के उसके प्रतीत होते गर्वपूर्ण प्रयासों ने उसे और भी सतर्क कर दिया था। अगर उसे पता होता तो शायद उसे आज अपने कार्यों पर पछतावा होता। अगर वह इतनी आरक्षित नहीं होती तो अब तक अर्जुन मल्होत्रा का दिल जीत चुकी होती। प्रीति ने महसूस किया कि साक्षी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर वह कोई पुरुष होती तो खुद को रोक नहीं पाती। भाई, मैं सचमुच तुम्हें सलाम करती हूँ। तुमने मेरी भाभी के सभी परीक्षणों को पास कर लिया, ये कमाल है। अर्जुन मल्होत्रा बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। यही बाद में मुझे लगा कि मैं असल में थोड़ी संकीर्ण सोच वाली थी। मेरा मतलब है तुम्हारा भाई इतना उत्कृष्ट है। अगर वह चाहता तो उसे महिलाओं की कमी नहीं होती और फिर भी उसे मेरे द्वारा परखा गया। लेकिन इसी वजह से मुझे और भी दृढ़ता से लगता है कि वह मेरे लिए ही है। वह बदनामी वाली महिलाओं से परेशान नहीं होता और स्वेच्छा से मेरे परीक्षणों को स्वीकार करता है। यह साबित करता है कि वह एक ऐसा आदमी है जिसे पाने लायक है। वह धनी है फिर भी अनुशासित है। ऐसा आदमी सचमुच दुर्लभ है। वह मेरे परीक्षणों का सामना कर पाया क्योंकि उसके अपने मूल्य नेक है। ऐसा लगता है कि एक अच्छे आदमी में जो भी गुण होते हैं वे सब तुम्हारे भाई में हैं। वह एक साधारण परिवार से आया और एक सामान्य कॉलेज में पढ़ा पर उसने अपने जीवन को बदल दिया और एक असाधारण व्यक्ति बन गया। ये दिखाता है कि वह कितना दृढ़ है। अमीर बनने के बाद भी वह जमीन से जुड़ा रहता है और घर पर अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता। वह बाहर जाकर पैकेज डिलीवर करता था। असल में उसे पैसे की भी परवाह नहीं है, पर उसने हमेशा अपने काम को गंभीरता से लिया है, जो दिखाता है कि वह कितना समर्पित है। ऐसे व्यक्ति का सफल न होना अनुचित होगा। साक्षी को अर्जुन मल्होत्रा के गुणों के बारे में बात करते हुए मानो अंतहीन शब्द मिल रहे थे। वह इस पहलू में काफी खास है। कुछ लोग अमीर होने के बाद बुरे या व्यभिचारी हो जाते हैं, पर तुम्हारा भाई नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनमोल है? अर्जुन मल्होत्रा काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि साक्षी के दिल में उसकी छवि इतनी नोबल होगी। असल में अगर सिस्टम न होता तो वह शायद अभी भी एक अनोटिस्ड डिलीवरी वाला लड़का होता जिसकी कोई भविष्य की संभावना नहीं होती। प्रीति ने सिर हिलाया। वह भी अब अर्जुन मल्होत्रा को ऐसे ही देखती थी। जितना ज्यादा समय वह अर्जुन मल्होत्रा के साथ बिताती थी उतना ही ज्यादा उसे लगता था कि उसका भाई कितना अद्भुत है। प्रीति, जब तुम भविष्य में प्यार में पड़ोगी तो तुम्हें कभी भी सिर्फ वही नहीं मानना चाहिए जो तुम देखती हो। तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। खासकर चूंकि तुम इतनी युवा हो, तुम आसानी से दिखावे से धोखा खा सकती हो। जो लोग दयालु और ईमानदार लगते हैं जरूरी नहीं